हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी डार्क नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुमित काफ़ी समय बाद दुर्गा पूजा में अपने गांव आया था। वो अपने गांव आकर काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि वो बचपन में ही अपने माँ पिताजी के साथ शहर चला गया था और आज वो लगभग 9 साल बाद अपने गांव अकेले आया था। गांव में उसके दादा दादी रहते थे और वो उन्हीं के यहाँ रुकने वाला था। अपने गांव जाकर उसने सबसे पहले अपने दोस्त विशाल से मुलाकात की, जो कि उसका बचपन का दोस्त था। उन दोनों ने अगले दिन के मेले में घूमने का प्लान बनाया। उन दोनों ने पास के 3-4 गांव एक साथ घूम लेने का प्लान बनाया। जब अगले दिन वे लोग मेले में से वापस आ रहे थे अपने बाइक पर, तब सुमित ने विशाल को एक दूसरा रास्ता दिखाते हुए बोला, चल विशाल, उस रास्ते से चलते हैं। उस रास्ते से मैं आज तक नहीं गया। विशाल उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, उस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है। मगर सुमित विशाल की बातों का विरोध करते हुए कहता है, चल ना भाई। विशाल उसे फिर मना करते हुए कहता है, नहीं भाई, वो रास्ता सुरक्षित नहीं है। गांव के सभी लोग इस रास्ते से ना जाने के लिए कहते हैं। सुमित अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है विशाल के ऊपर। सुमित विशाल से कहता है, तू हट पीछे, बाइक में चलाता हूँ। विशाल के काफ़ी मना करने के बावजूद सुमित नहीं मानता है और विशाल को पीछे बैठाकर बाइक खुद लेकर उस रास्ते की तरफ जाने लगता है। सुमित बिंदास होकर बाइक चला रहा था, वहीं विशाल की हालत खराब थी। विशाल के लाख मना करने के बाद भी सुमित नहीं रुकता है। सुमित विशाल को ताना मारते हुए कहता, अरे आज के आधुनिक ज़माने में भी तुम इन सब बातों पे विश्वास करते हो? इस पर विशाल कुछ नहीं बोलता है, बस वो चुपचाप बैठे रहता है। वे दोनों उस रास्ते में काफ़ी आगे तक जा चुके थे। अब तक सब कुछ ठीक था, मगर आगे अब जो उनके साथ होने वाला था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक से उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ने लगा, ऐसा जैसे कोई चलती बाइक में चढ़ गया हो। बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोनों के हाथ पाँव में थोड़ी चोटें भी आ जाती है। दोनों उठकर अपनी बाइक उठाने जाते हैं। विशाल की तो डर से हालत खराब हो रही थी। सुमित उसे समझाते हुए थोड़ी हिम्मत देता है कि घबराओ मत, ये बस एक हादसा था। दोनों जब बाइक उठाते हैं तो देखते हैं कि बाइक के पीछे की टायर पंचर हो गई है, जिस कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया था। सुमित ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये बस एक हादसा था। वे दोनों मोटरसाइकिल को धक्का लगा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें उनके अलावा और भी कई लोगों की कदमों की आवाज़ें आने लगी थी, मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब कहीं न कहीं सुमित को भी भय होने लग गया था और साथ ही साथ उसे भी लगने लगा था कि उसने गलत फैसला ले लिया था। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ के मौसम में अचानक से एक बदलाव आने लग गया था। आसमान में बादलों ने जगह ले ली थी, हवाएं भी तेज चलने लगी थी और कुछ देर में ही वर्षा भी शुरू हो गई। वर्षा शुरू होने के कारण वे दोनों छुपने के लिए अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ जगह भी खोजने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वे तुरंत ही उस झोपड़ी के नीचे चले जाते हैं और बारिश के खत्म होने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी उन्हें उस झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है, आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का कब से इंतज़ार कर रही थी। सुमित और विशाल दोनों डर से जब उस झोपड़ी में देखते हैं, तब उन्हें एक सफ़ेद साड़ी पहने एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। वो बूढ़ी महिला उन दोनों को अंदर बुलाती है। विशाल तो डर से नहीं जाता है, मगर सुमित उसे अपने साथ बिना डरे अंदर ले जाता है। विशाल उस झोपड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि वो झोपड़ी बाहर से जैसी लग रही थी, अंदर से वैसी थी नहीं। वो बूढ़ी महिला सुमित को पीने के लिए कुछ देती है। सुमित देखता है कि उस महिला ने उसे चाय दिया है। सुमित जब चाय पीता है तब उसे अजीब सा कड़वापन लगता है उस चाय में। विशाल का ध्यान जब सुमित पर जाता है तब उसका ध्यान सुमित के साथ साथ
उस महिला पर भी जाता है जो उसे चाय पिला रही थी। उसे उस चूल्हे के आग के रोशनी में विशाल को उस बुढ़िया की परछाई में एक चुड़ैल वाली छवि नजर आ रही थी। विशाल सुमित को रोकते हुए कहता है, सुमित, सुमित, भाग, चल भाग सुमित, ये कोई साधारण महिला नहीं है। विशाल के झटका देने के कारण जब सुमित का ध्यान भी चाय की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वह चाय नहीं बल्कि किसी मरे हुए पशु के लाश का खून था। वे दोनों तुरंत उस झोपड़ी से निकलकर भागने लगते हैं, मगर अब वो बुढ़िया भी अपने असली रूप में आ चुकी थी। विशाल और सुमित अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे जंगल में चले जाते हैं और पेड़ों के बीच छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं वो चुड़ैल भी उनके जिस्म की खुशबू से उन दोनों का पीछा करने लगती है। सुमित को सड़े हुए लाश के खून पीने के कारण अब उल्टियाँ होने लगी थी। उसकी उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विशाल के भीतर इतनी खौफ हो गई थी कि उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सुमित विशाल को बड़ी मुश्किल से बोल पाता है कि विशाल, तुम भाग जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं भाग नहीं पाऊंगा, तुम जाओ। मगर विशाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच उन दोनों को जंगल से कुछ आहट आने लगती है, जैसे कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। सुमित विशाल को भगा देता है मगर खुद नहीं भाग पाता है। वो चुड़ैल सुमित की खुशबू पाकर सुमित तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि सुमित अधमरी हालत में वहां पड़ा हुआ है। वो सुमित के करीब जाती है और अपने पैने नाखून सुमित के पेट के भीतर घुसा देती है। सुमित की एक दर्दनाक चीख आती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। वो चुड़ैल सुमित की लाश को नोच नोच कर खाने लगती है, जैसे कि कोई जानवर अपने शिकार को खाता है। इधर विशाल सुमित की चीख सुनकर सहम जाता है और तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वह जंगल के काफी भीतर तक चला जाता है। वह इतनी देर से दौड़ रहा था कि उसके पैरों ने भी जवाब दे दिए थे। वह एक विशाल वृक्ष के लटके हुए लताओं में फंसकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और विशाल उसी पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने घर में होता है। कल रात वाली घटना के कारण वह इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ बोल नहीं पाता है। मगर उसकी जान सिर्फ इसलिए बच गई थी कि विशाल जिस वृक्ष के नीचे गिरा था वहां गांव के लोग पूजा करने जाते थे, जिस कारण वहां दैवीय शक्ति थी और दैवीय शक्ति होने के कारण वहां दानवी ताकतें प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट करें या फिर हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ।